जी सादर आमंत्रित है। बहुत बहुत मैं तो प्रसन्न हूँ आज जो है, हंसता चेहरा, माथे पर तिलक और जो है माँ पीताम्बरा माता जी का जो है आशीर्वाद कंधे पर ओढ़े हुए हमारे हीरालाल जी कुशवाहा जी का जहाँ नाम आ जाता है वहाँ पहले ही से जो है प्रसन्नता आ जाती है। और आज आप 58 वर्ष पूर्ण कर चुके हैं, ऐसे लगता नहीं कि 58 वर्ष पूर्व किए हैं। आपको माँ पीताम्बरा माता, माँ नर्मदा मैया और आपके इष्ट और गुरु कुल देवता और सब आपको इसी प्रकार से सब परिवार खुशी रखें, स्वस्थ रखें। हमेशा आप जो है समाज का, देश का मार्गदर्शन करते रहें और अपने जो कर्तव्य निष्ठा में लगे हुए हैं आप जो भी बात करते हैं प्रखरता के साथ करते हैं और आपके अंदर कोई भी मन मलाल नहीं रहता है। खुले दिल से आप जो है जो बात करते हैं और ऐसे पुरुषार्थी आदरणीय बड़े भाई हीरालाल जी कुशवाहा जी को मैं पुनः जन्मदिन की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ। ओ जी आगे आदरणीय अशोक पटेल जी। योग शिक्षक, प्रखर वक्ता और योग के प्रति समर्पित आदरणीय हीरालाल जी कुशवाहा को जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई, हार्दिक शुभकामनाएं। आप दीर्घायु हो, सतत मुस्कुराते रहें और समाज सेवा करते रहें, सभी को योग सिखाते रहें। आपका जीवन सुखी, संपन्न और सुखमय बीते, इसी मनोकामना के साथ आपको जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई, हार्दिक शुभकामनाएं। जी आदरणीय बने सिंह आर्य जी, धन्यवाद। आदरणीय बने सिंह आर्य जी। जी जी प्रणाम। ऋषि एवं कवि पुत्र हीरालाल कुशवाहा जी को जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं एवं बधाई। जी आदरणीय धन्यवाद। आदरणीय अनिल राय जी। जी ओम सदन को प्रणाम। आदरणीय हीरालाल भाई साहब को सादर प्रणाम कि आज उनका जन्मदिन है। भगवान और हम लोगों की तरफ से यह प्रार्थना है कि आपका जन्मदिन और बाकी की जीवन काफी सुखमय और मंगलमय हो। जी ओम। जी धन्यवाद। आदरणीय दिनेश शेमवाल जी भाई साहब जी। आदरणीय दिनेश भैया। जी आदरणीय दीदी जी, सादर धन्यवाद। हमारे आदरणीय कविवर जी, हमारे योग गुरु जी और हमारे प्रसन्नता बहन फैलाने वाले, बहाने वाले और सबको अभिसिंचित करने वाले आदरणीय कुशवाहा जी को जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं इस श्लोक के साथ कि केयूरा न विभूषयन्ति पुरुषा हारा न चंद्रोज्वला न स्नानं न विलेपनं न कुसुमं नालांकृता मूर्धजा वाणिक्याशमलंकरोति पुरुषं या संस्कृता धार्यते क्षीयन्ते खिलभूषणानि सततं वाग्भूषणं भूषणम। आपकी जो वाणी है, आपका जो मनोविनोद करने का अंदाजा है, आपका जो कवित्व है और आपका जो ज्ञान है, हम सभी को यूं ही सिंचित करते रहे और हम सब आपके साथ प्रसन्न रहें। आप खूब प्रसन्न रहें आदरणीय। बहुत बहुत धन्यवाद, शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय दिनेश भैया, बहुत सुंदर शुभकामनाएं। आगे मैं आदरणीय डॉक्टर किशोर दुबे सर से आमंत्रित करती हूँ। आदरणीय दुबे सर। धन्यवाद रंजना जी। हीरालाल जी को बहुत बहुत जन्मदिन की शुभकामनाएं। दुनिया में होते बहुत से लाल, हीरो में होता एक ही लाल, एमपी के हीरालाल हीरालाल हीरालाल। अतिशय सुंदर, क्या बात है, बढ़िया, बहुत सुंदर। हीरालाल के आज तो सर आपने बहुत कर दिया कमाल। हीरालाल की भाषा में धोती फाड़ के बना दिया रुमाल। उनको शुभकामना हो गई हीरालाल भैया का जन्मदिन। हमको सुन रहे हो, देख रहे हैं मुन्नी लाल। और आगे है डॉक्टर रोशन लाल राउत जी। आगे रोशन लाल। लाल ही लाल है,
जिधर देखो लाली मेरे लाल की जित देखे तित लाल, लाली देखन गई मैं भी हो गई लाल। तो ऐसे हमारे क्या बात हीरा है लाल जी, क्या हीरा बात लाल है जी डॉक्टर। कुशवाहा जी को हमारे हीरा हैं ये। तो ये डायमंड जो है हमारे यूं ही मुस्कुराते रहे, हंसते रहे, और परमपिता परमेश्वर इनका स्वास्थ्य मस्त रखे, और यूं ही हम योगाहार में जुड़ते रहे रोज, और देश समाज की सेवा में अपने आप को विरत रहें। यही शुभकामनाएं। लगातार आप पुरुषार्थ करते हैं, आपको सत सत नमन, बहुत बहुत बधाई जन्मदिन की। जी जी धन्यवाद इसलिए हम इन पे नजर रखते हैं। लोग कहते हैं, हम ये कहते कि हम पे नजर क्यों रखते हैं, हीरा पे नजर कौन नहीं रखेगा, इसलिए रखता हूँ। इधर आदरणीय हीरालाल जी और उधर आदरणीय रोशन लाल जी। अब ये बहुत ही प्रकाशमय है, प्रकाशमय। हीरा और लाल की तो भूमि है पुण्य भूमि भारत। 4 वर्ष झाले तेच चालू आहे। जी जी आगे आदरणीय ललित जी। योगाचार्य जी को जन्मदिन की मेरी ओर से बहुत बहुत बधाई, और आप दीर्घायु रहें और हमें जो है योग से स्वस्थ रखने के लिए मार्गदर्शन प्रदान करते रहें। जियो। जी आगे यमिल ओम सदन को प्रणाम। और हीरों के लाल श्री हीरालाल जी और योगाहार के लाल श्री मुन्नीलाल जी को सतमत नमन। और जो योग की गंगा बहाने में योगाहार कार्यक्रम को और चरम सीमा पर पहुंचाने वाले, योगदान देने वाले कवि महोदय आदरणीय हीरालाल जी को जन्मदिन की बहुत बहुत हार्दिक बधाई। और इसी प्रकार वो देश की, समाज की सेवा करते रहें योग के माध्यम से। उनको उनके उज्जवल भविष्य और सुखी जीवन के लिए हार्दिक शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत। ओम। धन्यवाद मोहनलाल जी धन्यवाद। यहाँ बहुत लाल लालों की आज जो लाल जितने हैं वही चमक रहे हैं, ऐसा लग रहा है मुझे। तो उसमें छोटा सा योगदान मुझे भी आपने अगर दिया, धन्यवाद। जी धन्यवाद आदरणीय। आगे आदरणीय नारायण मीना जी। जी ओम सदन को प्रणाम। और हीरालाल भैया को अपने जन्मदिन की अनंत अनंत कोटि शुभकामनाएं। आप ऐसे ही स्वस्थ रहें, सुखी रहें, प्रकृति आपको सदैव सुखी रखे। आप ऐसे ही योग करते रहें, करवाते रहें। ओम। जी बहुत बहुत धन्यवाद। आगे आदरणीय ओंकारनाथ जी। आदरणीय प्रदीप राज वर्मा जी। ओम सदन को सादर प्रणाम। आदरणीय हीरालाल जी को जन्मदिन की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई। बहुत अच्छा जीवन व्यतीत करें और हमेशा हमारे बीच में उपस्थित होकर हमको योगाहार कराते रहें, कविता सुनाते रहें। आज रंजना जी को मैं विशेष बधाई देना चाहूंगा क्योंकि उन्होंने जो है एक कवि हीरालाल जी कवि को कवित्री हीरालाल जी बना दिया। धन्यवाद, बहुत बहुत बधाई। और उनके सम्मान में अभी मैंने 2 पंक्तियां लिखी है, वो मैं सुनाता हूँ। मंगल गान करत योगा हरि मोतिन पूरे थाली, हसत हसावत हीरालाल संग चले योगी गोपाल। जय हो, जय हो। और एक और समाला थे राम कृपाल। एक कवि सम्मेलन हो जाएगा, मुझे ऐसा लग रहा है। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। बहुत सुंदर और आगे
आदरणीय राजाभाऊ राय जी, आदरणीय रमेश चंद्र मेहरा जी। जी ओम, सदन को नमन। और आज हमारे साथी आदरणीय श्री हीरालाल जी का जन्मदिन है, तो हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि वो चिरायु हों और इसी तरह से हमारे योगाहार में हंसियाँ बिखेरते रहें, खुशियाँ बिखेरते रहें और उनका आने वाला जीवन बहुत सुंदर हो, संपन्न हो, इसी कामनाओं के साथ जियो। जी बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत धन्यवाद। और आगे आदरणीय रामकृपाल पटेल भैया, उनके सहयोगी मित्र जी। आदरणीय हमारी योग क्लास के गुरुजी हैं और उनका आज जन्मदिन है। उनको हमारी योग क्लास की तरफ से बहुत बहुत ढेर सारी बधाई, शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं। और इसी प्रकार अपना योग अभ्यास चलाते रहें, पूरे जिला में बिखेरते रहें, ऐसी हमारी कामना है माँ पीताम्बरा की तरफ से। और माँ पीताम्बरा की कृपा बनी रहे। बहुत बहुत शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं। ओम। अपने तरफ से गुरुजी को कुछ नहीं दे रहे हैं जी, अपनी तरफ से नहीं दे सकता बे, काहे कच्ची जने और रह गए ना, अभी जाके दे कि हमें छोड़ के तुमने काहे दे दी। बहुत अंदर की बातें हैं। जी धन्यवाद। और आगे है हमारे शरद भैया जी। शरद भैया, सदन को कोटि कोटि प्रणाम। आज हमारे भ्राता हीरालाल जी का जन्मदिन है, उन्हें बहुत सारी शुभकामनाएं। और वो ऐसे ही कवि कवि के रूप में, योग के रूप में हमेशा सदन में दिखते रहें और हम लोगों को हंसाते रहें, योग कराते रहें और बहुत चिरायु हो में, ऐसी कामना के साथ बहुत सारी शुभकामनाएं। आपसे मुन्नीलाल सर के यहाँ शादी में मुलाकात हुई थी। आपके पूरे परिवार को सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। जी हो। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय शरद भैया। और आगे आदरणीय तोलाराम पटेल जी। मेरी आवाज अगर तोलाराम पटेल जी तक आ रही है तो सादर आमंत्रित है। आगे आदरणीय हमारे मुख्य योग शिक्षक विनायक जंगम जी। बहन जी, पवन सर भी आ गए हैं। हाँ जी, आदरणीय विनायक जंगम जी, अब शुभकामना दे। चलिए जी ओम। जी ओम। हमारे योगा परिवार के योगाचार्य हीरालाल जी कुशवाहा जी को आज, और वो तो कवि तो है ही है, उनको जन्मदिन की हार्दिक हार्दिक बधाई हमारे जंगम परिवार की ओर से और हमारे सभी योगा परिवार की ओर से उनको हार्दिक हार्दिक बधाई। और उनके लिए मैं कहूँगा, बार बार दिन ये आए, बार बार दिन ये आए, तुम जियो हजारों साल, ये है हमारी आरज़ू। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू हीरालाल भाई साहब। जी ओम। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय विनायक काका जी। और अब चलती हूँ आदरणीय पवन कुमार सर के पास। जी आदरणीय पवन कुमार सर, आपका स्वागत है। आज के हमारे इस धरती में अवतरण दिवस के हमारे आज के हीरालाल जी, हमारे प्रिय हीरालाल जी, आपका बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपको जब भी हम देखते हैं, आप हमेशा ही पीताम्बरा मंदिर के प्रांगण में योग करते हुए दिखते हैं प्रातःकालीन सभा में। तो ये जो है आशीर्वाद आपके ऊपर बना रहे, भगवान का आशीर्वाद बना रहे, आपके
साथियों का सहयोग, साथियों का आपका साथ बना रहे, जो आपके साथ नियमित रूप से करते हैं, क्योंकि वही छवि हमारे मन में बैठ गई है। तो ये छवि और ये सुंदर स्वरूप, ये सब ये जो है बहुत ही अनमोल है, उत्कृष्ट है। इसके लिए आपको आज इस अवसर पर आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार जी। आप सभी आदरणीय जनों ने मुझे जो आशीर्वाद प्रदान किया, शुभकामनाएं दी, दीर्घ जीवन की, सुखी जीवन की, स्वस्थ जीवन की, उसके लिए मैं आप सभी का हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। आप सभी को नमन करता हूँ, वंदन करता हूँ और माँ पीताम्बरा से ये कामना करता हूँ कि आप सभी लोग भी इसी तरह से स्वस्थ रहें, मस्त रहें, तंदुरुस्त रहें और मुझे समय समय पर आशीर्वाद देते रहें। ओम प्रणाम। अभी रह गए हैं कल्पना खोटले बहन जी, तुरंत आप बधाई शुभकामना दे दें। आदरणीय कल्पना कोटले बहन जी। आदरणीय प्रणीता सागरे बहन जी। आवाज नहीं जा रही है। अच्छा, प्रणीता बहन जी के पास जा रही, नहीं जा रही? नहीं जा रही है। और लास्ट में मैं कल्पना दीदी। ओम। आदरणीय योगाहार परिवार के बड़े सुंदर ओजस्वी हास्य कवि, हास्य कलाकार हमारे सम्माननीय हीरालाल भैया जी, योगाहार परिवार के आप सचमुच में हीरा हैं। आपको जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। माता रानी की कृपा, गुरुदेव की कृपा आप पर सदैव बरसती रहे और योगाहार के आप हीरे बनकर सदैव चमकते रहे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ में आपका हार्दिक अभिनंदन, बहुत बहुत बधाई और पूरे ओम प्रणाम। रूप सिंह जी। धन्यवाद रूप सिंह प्रणीता जी। जी। और लास्ट में मैं शुभकामना देती हूँ आदरणीय हीरालाल भैया को। जब से रूप योगा सिंह जी, रूप सिंह जी। लिंक खोलते हैं तभी आदरणीय हीरालाल भैया और आदरणीय जी ओम, सदन को प्रणाम, बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। काय की बधाई रूप सिंह भैया, बधाई काय की दे रहे? जो सभी लोग दे रहे हैं उसी की मैं भी दे रहा हूँ। जन्मदिन की दे रहे हैं। तो जन्मदिन बोल दिया करो मुंह से, जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत बधाई। जी जी, वो आज चल ही रहा है वही, तो उन्हें सीधा कह दिया जन्मदिन। राजश्री कुशवाहा जी। अब राज बहादुर पाल जी वहीं के वहीं दे दो। जी आदरणीय ओम, सदन को बहुत बहुत प्रणाम सर जो है, और मेरे गुरु जी को बार बार वंदन अभिनंदन। मैं गुरुओं के लिए क्या धन्यवाद दूं। बाकी जन्मदिन की बहुत सारी ढेर सारी शुभकामनाएं। हमारे गुरु जी इसी तरह से ऊर्जा के साथ पूरे सदन को, पूरे वर्ल्ड को इसी तरह से अपनी जो ओजस भरी कविताओं से जो है भरपूर करते रहें, योग करते रहें। और उनके सानिध्य में मैं धीरे धीरे आगे बढ़ता रहूं, यही ईश्वर से आराधना है। ओम। अब कार्यक्रम को आगे बढ़ाओ रंजना बहन जी, कार्यक्रम को आगे बढ़ाओ। बहन जी आप शुभकामना दे दो, अभी आपकी नहीं हो पाई है। बहन जी नहीं दे पाई अभी शुभकामनाएं, बहन जी और दीजिए अभी। बहन जी मैं भी उन्हें आमंत्रित करता हूँ, जिन्होंने सबको आमंत्रित किया है मैं उन्हें आमंत्रित करता हूँ, क्योंकि उनके जो अपने आप दे रहे थे तो उनके उसमें व्यवधान जरूर आ गया था थोड़ा सा बीच में। तो मैं उन्हें आमंत्रित करता हूँ कि वो शुभकामनाएं दें। जी बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय यमिन गौर भैया। और आज हमारे
जी जी भैया सदा जैसे हंसते सोचते हुए हो सब रहते हैं और उनका जो हीरे जैसी चमक और हमारे दोनों आदरणीय रामकृपाल पटेल भैया और उनके परम मित्र दोनों राम लक्ष्मण की जोड़ी है हीरालाल भैया के साथ, और ऐसे ही उनकी जोड़ी निरंतर कायम रहे, ऐसे ही ये दोनों हंसते हुए रहे। और योगाहार की लिंक जब खुलते हैं तभी ये दोनों बिल्कुल प्रकट हो जाते हैं, इनके हंसते और दंतकांति की वो एक एडवर्टाइज होती है उनकी रोज, और सबको हंसाते हैं ऐसे आज के हीरालाल भैया। और कवि के माध्यम से, गीत के माध्यम से वो सबको हंसाते हैं और सबके लिए उनका प्रेम आदर रहता है। और ऐसे हमारे हीरालाल भैया को मैं जन्मदिन की महाराष्ट्र की तरफ से बहुत बहुत ढेर सारी शुभकामना देती हूँ। और 2 लाइन। बार बार दिन ये आए, बार बार दिन ये आए, आप जियो हजारों साल, ये है हम सबकी आरज़ू। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू। जी आदरणीय हीरालाल भैया धन्यवाद, और ऐसे ही खुश रहे। और सबको पार्टी जब क्लास होगी तब मिलेगी, और अब ज्यादा समय न देती हूँ मैं। जे जो है, जो हंसता हुआ चेहरे की सभी ने तारीफ की है ना, उसके बारे में एक लाइन है, अंदर कोई झांके तो टुकड़ों में मिलेंगे, यह हंसता हुआ चेहरा तो जमाने के लिए है। हंसते हुए चेहरे को गमों से आजाद ना समझना जनाब, मुस्कुराहट की पनाहों में हजारों दर्द होते हैं। बहुत सुंदर, बहुत अद्भुत सुंदर। अद्भुत अद्भुत। ये कवि कविता भी है, शायरी भी है। ये कवि से शायर हो बहुत गए, बहुत कवि से बहुत शायर बहुत हो गए भैया। अब आदरणीय नरवाई जलाने वाले को बुलाएं। निवेदन करती हूँ। अरे नरवाई भुजाने वाले के लिए है यार, फिर जलाने वाले। भाई मेहरा जी क्या कर सकते हैं, आगे लगवा सकते हैं ना, शरद भैया बुझा सकते हैं। जी ओम, सदन को नमन। और ने अभी आदरणीय हीरालाल जी को उनके जन्मदिन के संबंध में बधाइयाँ दी। पुनः उनको बहुत बहुत ईश्वर सुखी रखे, संपन्न रखे, स्वस्थ रखें, इन्हीं भाव के साथ कल शाम को बहन जी का फोन आया, रंजना जी का, कि हमें मुख्य अतिथि बनाना है, अभी तक कोई मुख्य अतिथि नहीं है। तो मैंने कहा ठीक है। तो हमने बलवान यादव जी से बात की कि भैया आप मुख्य अतिथि बन जाओ। तो उन्होंने कहा भैया मेरे पिताजी का स्वर्गवास हो गया है 4 दिन पहले। फिर वो इतना कहने कि 84 वर्ष के थे और बढ़िया स्वस्थ ही, मतलब कोई बीमारी नहीं, कुछ नहीं, इस तरह से। तो बड़ा मतलब एक मन में हुआ कि हमारे साथ वो वहाँ बासिम रहे, और उन्होंने बहुत सारी बातें उनसे होती थी। फिर मैं 4-5 दिन से यहाँ खेत में हूँ, और कल की रात जब आगी लगाई गई लोगों के द्वारा, तो ऐसी भीषण आग लगी, और उसको देख करके ऐसा लगा कि ये हो क्या रहा है। अभी लग रही क्या? अभी पूरा साहब, मतलब ये समझ लिया नर्मदापुरम का लगभग जो है 90% से ज्यादा आगी लग चुकी है, और लग नहीं, रही। हमारा एरिया छोड़ के दादू, हमारे एरिया में एक भी खेत नहीं। हाँ, आपका एरिया छोड़ दे, पर जिस एरिया में मैं हूँ, यहाँ तो भैया 90% जो है पूरा खेत जो है जला दिए गए। और उसमें इतनी बुरी स्थिति है कि झाड़ पर, रात में जो झाड़ पर पक्षी बैठे थे उनके क्या हाल है, गौ माता वैसे ही घूम रही है, उनके क्या हाल है। देखो तो बहुत बुरी स्थिति बनी हमारे आसपास। और जो 1-2 साल से हम पेड़ पाल रहे थे, जिन्हें हम सामने जलते हुए देख रहे हैं, अब हम क्या कह सकते हैं, ये स्थिति बनी है। हमारे पड़ोसी ने आग लगा दी, वो पता नहीं कहाँ चला गया, वो आग आ रही, अब हम परेशान हो रहे, बुझ रही, वो आग बुझती कहीं। और
तो ये जो स्थिति बनी है, अब इसमें मन में दुख तो है कि जानवर भी, पशु भी, पक्षी भी बेचारे, उनके कहाँ अंडे रखे, कहाँ क्या थे, सारे नष्ट हो गए। और सूक्ष्म जीव जो जले हैं, मरे हैं, वो तो दिख नहीं रहा, इसलिए उनके संबंध में हम क्या कह सकते हैं। परंतु बहुत ही हृदय विदारक दृश्य होते हैं। और जब आगे आगे बढ़ती है तो इतनी तेजी से बढ़ती है कि उसको कोई रोक नहीं सकता। कल हमने ये महसूस किया, कब सुबह से लेके, वैसे तो रात में 2 बजे तक उसी को संभालते रहे, हमारे स्वयं के खेत को संभालते रहे कि किसी तरह से बच जाए, बचाने का प्रयास किया, आधा बचा भी। परंतु दूसरी तरफ जो सुबह लगी वो 12 बजे तक आगे जो है परेशान करते रही, और उसने हमारे 5-7 पेड़ों को जो है नुकसान कर गई। 2 ऐसे झुलसाने हैं वो बचते हैं नहीं, और 5 पेड़ तो बिल्कुल ही जो थे सहजन के थे, बिही के थे, आम के थे। इस तरह से मतलब 1 साल हमने जो पागलपन, उनके समझ में तो पागलपन ही है, क्योंकि हम जो है आदमी को लगा के उनमें पानी डलवा रहे, साल भर से मेहनत कर रहे, उनने 1 मिनट में जो है पूरा कर दिया। अब मेरे मन में ये क्रोध है कि मैं उनके साथ क्या करूं? क्या मैं उनकी रिपोर्ट कर दूं? रिपोर्ट करता हूं तो वो दुश्मनी बनती है, यही दुश्मनी बन जाएगी। या इसके क्या मतलब क्या निराकरण हो? सरकार रोज जब हम किसी भी प्रशिक्षण में जाते हैं ये कहते हैं नरवाई नहीं जलाना चाहिए, ये भी हो जाएगा, डोंडी भी पिटवा रहे हैं, पंचायत को भी कह रहे हैं, सब कुछ हो रहा, परंतु धरातल पे जो देख रहे हैं वो उसका उल्टा ही हो रहा। इतना मतलब व्यक्ति जो है लालच में है मूंग के, कि वो कुछ आगे पीछे सोच ही नहीं रहा, ना वो पशुओं की सोच रहा, ना पक्षियों की सोच रहा, ना खुद अपनी सोच रहा। बस उसको मूंग दिख रही है कि मैं कितनी जल्दी मूंग बो दूं और उसको काट लूं और जहर बना दूं। तो मेरा सदन से ये प्रश्न है कि ऐसी स्थिति में हम क्या करें, यानी इसके नियमों के क्या करें? या तो उनकी रिपोर्ट करें, या उन्हें कैसे समझाएं कि भैया ये कम से कम वो इतना ही कर देते कि 2 बार ट्रैक्टर ही फेर देते तो वो कम से कम आगे हमारे यहाँ नहीं आती। वो अपने खेत को जला लें, कुछ कर लें, वो तो अलग बात है। बाकी फिर और कोई मेरे को समझ नहीं आ रहा कि उनके साथ क्या किया जाना चाहिए। जी ओम, सदन से जो भी हमें मतलब जो भी विचार है, ये इस विचार पे आप लोग अपनी प्रतिक्रिया दें कि हम ऐसी स्थिति में क्या कर सकते हैं। जी ओम। जी ओम दादा। जी ओम। ये जो है आज से समस्या नहीं है, ये बहुत दिन से समस्या चली आ रही है, और ये समस्या ऐसी वैसी समस्या नहीं है, बहुत ही विकट समस्या है। लेकिन इस बात का मुझे गर्व है कि मेरे गांव में आपको नलवाई का तिनका भी जला हुआ नहीं मिलेगा। बनाड़ा में आके देख लो, आप चेक कर लो मेरी पंचायत में पूरी में। और मैंने नहीं पूरा हमारे गांव में भी नहीं मिलेगा अशोक भैया, एक भी जला हुआ। मैंने पूरा ये मुहिम चला के रखी है, और मुहिम बहुत तगड़ी चला के रखी है। और पहले तो हमारे क्या पूरे गांव में पूरे ट्रैक्टर लगे रहते थे, सबको हमने हाई अलर्ट पे रखा था कि पूरे ट्रैक्टर में कल्टीवेटर लगा के रखो, और जितने भी पंप है पूरे पानी के भर के रखो। और आसपास गांव में भी जहां आग लगती थी हम पूरे जाके, और कई बार बुझाई, और कई बार उनको जूते भी दिए अच्छे, जो आग लगाने वाले उनको पकड़ के कि भाई ये तुम्हारी हरकत है ना, ये तुम्हारी गलत है। लेकिन अब कब तक जूझो लोगों से? तो फिर हमने कि भैया हम तो हमारी पंचायत का हमारा को ध्यान है, बाकी नेताओं को भी समझा दिया। 1-2 बार मीटिंग भी हुई, उन मीटिंगों में सब स्थानीय नेता सब आए, तो उनको समझा दिया तुम नेतागिरी करते हो तो तुम्हारी नेतागिरी तुम्हारे गांव में नहीं चलती, तुम नेतागिरी ये करो कि तुम्हारी नलवाई में आग नहीं लगे। लेकिन उनकी कोई सुनता नहीं, फोकट के नेता है, सब फोकट की नेतागिरी करते हैं। उनके सबके गांव में आग लग रही है और भैया आग लगाते हैं और उल्टी, और दूसरे का नाम दे देते हैं। तो ये प्रक्रिया है, लेकिन वो कहते हैं खुद सुधरो जगत सुधरेगा, तो अपने को सुधरना चाहिए इसमें। और मेरा तो आपसे, क्योंकि ये ऐसी वैसी घटना नहीं है, जब आग लगती है जैसे मेहरा जी ने बताया, तो सरकार साल भर तक बहुत बड़ा
वो करती है पेड़ लगाओ पौधे लगाओ, तो नमामि गंगे योजना, तो ये योजना 50 तरह की योजना में लाखों करोड़ों अरबों रुपए खर्च करके सब दूर पेड़ लगवाती जगह जगह, और पेड़ लगते हैं और जब ये नलवाई में आग लगा के पूरे पेड़ को जला देते हैं। तो जो जहाँ जितनी मेहनत करोड़ों अरबों रुपए की आपने की वो पानी फिर गई, तो ये छोटी मोटी समस्या नहीं। और इसके साथ जो सूक्ष्म जैविक तत्व हैं वो भी पूरे जलकर नष्ट हो जाते हैं, उसके अंदर पेड़ पौधे सब जल जाते हैं। बहुत विकट समस्या है। तो ये समस्या आज से मैंने 15 साल पहले ही, जब से मैंने जैविक खेती चालू करी 2014 से, जब से इस पे कंट्रोल करके हमारे यहाँ तो आग लगाना बिल्कुल बंद कर दिया। और उसका फायदा भी, हमारे यहाँ खेती भी अच्छी होती है। नलवाई लोग मतलब उस धारा पे आ गए कि अपने को आग नहीं लगाना, अपने को मल्चिंग करना, और मल्चिंग करके ही वो बोनी करते हैं। तो मेरा तो निवेदन है, जिन लोगों ने ये हरकत करी उनकी बिल्कुल निश्चित रूप से रिपोर्ट करो और ऐसी जन जागृति फैलाओ उनके प्रति कि वो सुधरे। ये बहुत बड़ा अत्याचार है। और उसका प्रशासन मीटिंगें लेता है, लेकिन प्रशासन इसमें कुछ नहीं कर सकता जब तक आदमी, सब जनता मिलके इसमें भागीदार नहीं होगी। क्योंकि प्रशासन कहाँ कौन कौन से क्या क्या करेगा, वो प्रशासन भी एक तरह की फॉर्मेलिटी करता है, कार्रवाई कुछ नहीं करता उसमें। पर इसकी कलेक्टर महोदय अगर ये चाहे और कड़ाई से इस पे करे, क्योंकि एक बार तो आपके यहाँ होशंगाबाद में बहुत बड़ी आग लगकर 2-3 लोग मर भी गए, और उसमें और फसल, हजारों एकड़ की फसल भी जल गई, तो भी प्रशासन नहीं जाग रहा है। तब उसमें क्या करें। हमारे यहाँ तो हमने 1 एकड़ जमीन आज तक नहीं जलने दी, 1 एकड़ जमीन भी नहीं जलने दी, और पूरे पंचायत में आग नहीं लगाई। ये मुहिम हमने चला के रखी है। तो इसमें तो जन जागृति ही महत्वपूर्ण है, और इनकी रिपोर्ट बिल्कुल करना चाहिए, और सदन को इसके ऊपर कोई ऐसी चीज रखना चाहिए। बहुत बड़ी घटना है, छोटी मोटी घटना नहीं है। क्योंकि सूक्ष्म जैविक तत्व जो छोटे छोटे बिल्कुल जो माइक्रो लेवल, जिनमें अपन जो जैविक खेती करते हैं, और ये अपन जो जितना अपन लोगों ने धरती को बचाने के लिए पूरा जो चलाया है, तो उसका ये खात्मा कर देते हैं सब लोग मिलके। क्योंकि पेड़ पौधे पक्षी बागुड़ में जितने भी जीव जंतु है, सांप गोयरा, सब जो पूरे जल जाते, सब नाश हो जाता धरती का। बहुत बुरी विकराल समस्या। और पेड़ पौधे पूरे जल जाते, क्योंकि वो आग धीरे धीरे आके और मेर में और बागुड़ में सब लगती है। अच्छे अच्छे पेड़, जैसे मेहरा जी ने बताया कि जिनने जो लगाए बहुत मुश्किल से उनका पालन पोषण किया, और वो पूरे पेड़ जल गए, तो इनके दिल पे क्या बीती होगी। पेड़ नहीं जलता मतलब एक आदमी की आत्मा जलती है उस वक्त। तो मेरा तो एक ही निवेदन है, मेहरा जी आपने बहुत अच्छा जो लेके आए इसके ऊपर। पर मैं तो अब क्या, बहुत आग सब दूर लग रही है, रात दिन लग रही है। हमारे यहाँ खैर बोनी हो गई है मूंग की, और बोनी में पहला पानी चालू हो गया। लेकिन जिससे घूमने जाते हैं इधर उधर नहर के किनारे, जहाँ भी नहर छूटी वहां देखो, अब रातों रात इतनी आग लग रही कि पूछो मत। सब नष्ट भ्रष्ट कर रहे हैं। तो ये जन चेतना जब तक लोगों में नहीं आई, क्योंकि वो तो सोचते हैं कौन मेहनत करे, कौन ट्रैक्टर चलाए, कौन उसको मल्चिंग करे, कौन रोटावेटर, फिर एक माचिस, उनको एक विकल्प दिखता है, एक माचिस लगा और फटाक से पीछे पीछे उसमें मशीन चला के और दवाई डाल के और वो नहीं कर दो। ये लालच भी है एक आदमी में, सोच भी उनकी मानवता के प्रति, इसके प्रति नहीं है। तो एक वो भी है। अब इसमें स्वयं को ही करना पड़ता। अब अपन सिर्फ जन जागृति फैला सकते हैं और क्या कर सकते हैं। उनसे कब तक जूझोगे आप राक्षसों से। तो जैसा सदन प्रस्ताव पारित कर हम सम्मिलित है, कलेक्टर से मिलना हो तो मिलने के लिए भी तैयार है। जी ओम। भैया बहुत सुंदर, निश्चित रूप से। वो तो आग जब लगती तो बहुत ही विभत्स रूप होता। वो मतलब इतनी लपटें होती है जो पेड़ के ऊपर तक वो जाती है, और कौन से पक्षी बैठे हैं, क्या उनके अंडे हैं, क्या है, मतलब वो तो बहुत ही हृदय विदारक घटना होती है। रात को 2:30 बजे तक हम लोग केवल यही कि अपने खेत को कैसे बचाएंगे, वो नहीं बच सके। तो ये जो चीजें हैं, अच्छा, और उसमें ऐसा भी है कि भाई किसी के ट्यूबवेल भी है, डोरी भी है, नुकसान होता है, पर सामने वाला दूर से लगा करके जो गोल हो, अब एक आदमी कुछ कर ही नहीं सकता। अच्छा, उनको बुलाओ तो वो उपस्थिति नहीं रहती, ये स्थिति है। खेत उनने ले लिए और हाल साल पे मतलब, और बस ये हाल कर रहे हैं। तो मैं आदरणीय और अन्य सदस्य भी अपने सुझाव दें कि इसमें और क्या हो सकता है, जैसे आदरणीय हमारे पटेल साहब ने दिए। जी हो। जी, आपको आदरणीय रमेश चंद्र मेहरा जी की जो आत्मा में कष्ट है, उनका चेहरा, और ये जो पेड़ पौधों की जलन, और वो अगर अपन कल्पना कर रहे हैं कि हम यहाँ पशु पक्षी जल रहे हैं, किसी के अंडे, किसी के बच्चे, कोई कुछ,
तो ये जीव 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 तो जीव है, चाहे वो पशु हो, चाहे मानव हो, चाहे पक्षी हो, चाहे कोई भी जानवर हो, जीव तो जीव है। और वो तो उतना ही कष्ट होता है जितना हमें होता है। शरीर उनका है और हमारा है, बस वो छोटे हैं या कैसे हैं, हम कैसे हैं। ये कष्ट अति आवश्यक है और ये मानवता का प्रतीक है। हम मानव हैं। लेकिन जिन्होंने आदरणीय मेहरा जी के आसपास और इस क्षेत्र में जो आग लगा रहे हैं, उन किसान, क्योंकि प्रशासन, जैसा अशोक पटेल भाई साहब कह रहे हैं कि प्रशासन क्या कर सकता है। जब एक समूह में आग लगते है, सारे क्षेत्र में किसान जो है, किसानों फिर प्रशासन और सरकार के खिलाफ उल्टे सीधे आंदोलन करने लगते हैं कि वो इसलिए प्रशासन उतना नहीं कर सकता, किसान ही समाधान कर सकता है। जैसा आदरणीय शरद वर्मा जी ने उस क्षेत्र में किसानों को मोटिवेट किया, कैसे मोटिवेट किया, उधर आग नहीं लगती। हम और मेहरा जी गए थे एक बार, और शरद भैया थे, तो वहां उनके क्षेत्र में आग नहीं लगाई गई थी और उनको जो है पूरा खेतों का निरीक्षण किया था। आदरणीय मेहरा जी के साथ भी हम लोग गए थे, जब वो 4-5 आदमी जल गए थे रोहिना के पास, ट्रैक्टर जल गए थे। हम लोगों ने खेत में खड़े होकर के लाइव फेसबुक पर भी चलाया था सारी चीजें की प्रशासन आया, सब कुछ हुआ। उसी जगह है इनका भी अभी जो आग लगाई जा रही है, जो पड़ोसी ने आग लगाई है, बुराई और दुश्मनी से कोई लेना देना नहीं है, ऐसा नहीं है, ना कोई किसी से कमजोर है। आपके साथ प्रशासन रहेगा, आपके साथ सारी चीजें रहेंगी। भाई आप पौधों पे आग लगाई है, पौधों को जला दिया है, आप अपनी शिकायत अवश्य प्रशासन को करें कि मेरे खेत में फलाने व्यक्ति के द्वारा ऐसा ऐसा नुकसान किया गया है और आग लगाई गई है। जो आग लगाते हैं उसमें हमारा सामाजिक बहिष्कार लेकिन कौन करेगा? समाज के वही किसान हैं जो आग लगा रहे हैं, इसलिए वो तो आग लगाने वाले का साथ देते हैं। नहीं तो अपन सामाजिक बहिष्कार भी कर सकते हैं, लेकिन किसी ना किसी को आगे आना चाहिए। जो हमारे धर्म गुरु होते हैं, जो वरिष्ठ जन होते हैं, वो आकर के जो है लोगों को बताएं, समझाएं। और जो मूंग की बात है, मूंग की तो खरीदी बंदी हो जाना चाहिए। इस प्रकार से ऐसा उपाय हो सकता है, प्रशासन को अपन लिख के दे सकते हैं कि जिन किसानों ने आग लगा करके मूंग पैदा की है, उन किसानों की मूंग ना खरीदी जाए। ऐसा कुछ उपाय होना चाहिए। सदन से भी बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, ये बहुत शानदार सुझाव है। भाई क्या है कि भाई जैसे जो अभी जाएं और जानकारी ले करके कि किन किन किसानों ने अपने खेत में आग लगा करके मूंग पैदा की है, मूंग लगाई है, उनका प्रशासन जो है रजिस्ट्रेशन रद्द कर दे, आपकी मूंग नहीं खरीदी जाएगी। ऐसा भी होना, अगर ऐसा हो गया तो किसान खेतों में आग नहीं लगेगी। ऐसा मेरा प्रस्ताव है जी। ये आपका जो प्रस्ताव है ना, ये प्रस्ताव अगर थोड़े दिन पहले, एक 15 या 1 महीने पहले अपन पूरा कलेक्टर महोदय को, इनको, अगर कमिश्नर को ये सब दे देते तो निश्चित रूप से इस पर प्रतिबंध लगता। पेपर में सब दूर अगर ये दे देते कि जिन जिन किसानों, क्योंकि यही एकमात्र हल है उसका। बाकी और जो गौ माता की जो दुर्दशा हो रही ना इस वक्त, जो हमारे जिले में जो बहुत बड़े जो हाल है गौ माता का, उसका मेन कारण ही यही है। क्योंकि जब भूसा ही नहीं बनता, आग लगा देते हैं सब दूर, तो फिर इसके बाद गौ माता का फिर आदमी कहाँ से पालन पोषण करेगा, इसलिए रोड पे सब छोड़ देते हैं। पहले भूसा बनता था। ये जो मेन दुर्दशा का मेन कारण ही ये आग है। ये छोटी मोटी समस्या नहीं, बहुत बड़ी विकराल समस्या है और इससे हम जूझ रहे हैं। लेकिन हमने तो पूरा कंट्रोल कर लिया। हमारे गांव, हमारी पंचायत में आग नहीं लगती और व्यवस्थित पूरा काम होता है। हम तो करके दिखाते हैं। जो जो कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस कर रहे तस फल चाखा, कर्म पे विश्वास करके और ये काम करते हैं। भाषणबाजी हमारे यहाँ नहीं करते। हमारे पिताजी का कहना है, ये सब मानते हैं पूरे आसपास के गांव के लोग। और ये हमारे यहाँ तो हमने तो फिर क्या, हम पहले बुझाने भी आसपास खूब जाते थे, लेकिन हमने कि ये कब तक लोगों के पीछे पड़े। हमने सिर्फ हमारी पंचायत संभाली, हमारे लोग संभाले। हमने कि आप मत लगाओ, बाकी अब इनको। और अगर ये प्रस्ताव आप जो मुन्नीलाल जी का, आप किसान के अध्यक्ष हो मध्य प्रदेश के, तो मेरा तो ये बहुत बहुत अच्छा आपका सुझाव है। ये सुझाव अगर आप देते हो, ऊपर से ही अगर ये निर्णय होता है, तो ये निश्चित रूप से इस पर पूर्ण रूप से, ये आग की समस्या है यहाँ कोई अपने हमारे नर्मदापुरम जिले में नहीं है, पूरे मध्य प्रदेश में है सब दूर। तो ये जो धरती बचाने का कार्य, पेड़ पौधे बचाने का कार्य, गौ माता बचाने का कार्य, ये इससे जुड़ा हुआ मामला है। क्योंकि जो अपन धरती बचाने का कार्य और जो जैविक का जो कार्य कर रहे हैं, तो जब ये आग लगा देते तो वो चीजें तो पूरी नष्ट हो जाती है, सूक्ष्म जैविक तत्व सब जल जाते हैं। और अगर आग नहीं लगा के भी अगर आप खेती करते हो तो उसका बहुत फायदा होता है। ये हम कर रहे हैं, क्योंकि पहले हमें भी ये भ्रांतियां थी कि यार एक माचिस लगा दो, वो कचरा फंसता है, सेल बिल में ये करता वो करता है बहुत। तो लेकिन जब हमने इसको फॉलो अप किया
सब साधन करके रोटावेटर करके, उसका एक घिसड़ा आता है जो रोटावेटर से भी अच्छा कार्य करता है। उसको अगर अपन घिसड़ा अगर अपन खेत में फेर देते हैं तो जो भूसा बनने के बाद में जो कचरा है वो पूरा जमीन में मिल जाता है। और जब अपन 1 पानी देते हैं, 2 पानी देते हैं मूंग में, 2-3 पानी लगते हैं मूंग में, तो इसके बाद में जो वो जो कचरा है पूरा गल के और अपनी जमीन में वो खाद का काम करता है। तो उससे हमारे यहाँ तो पैदावार भी बढ़ गई है जमीन की, जो औसत जो पैदावार दूसरे गाँव की उससे हमारी 2-3 गुना पैदावार ज्यादा होती है हर चीज में। तो एक ये समस्या है और एक भविष्य की समस्या और है। जैसे ये आग पे अपन चर्चा कर रहे हैं, ऐसे 2-4-5 साल बाद एक जल संरक्षण पे भी चर्चा होगी। तो मैंने अभी से ही लोगों को जागरूक करना चालू कर दिया हमारी पंचायत में कि जल संरक्षण कार्य करो। और मेरी पंचायत में मैंने वो सरपंच सचिवों को स्पष्ट निर्देश दे दिए कि आप सरकार से एक योजना लाओ जिसमें जितने ट्यूबवेल है उसमें वाटर का जो पानी का रुकाव हो, ठहर हो, बरसात में अपन सब करें। और वो ऐसा सिस्टम बनाओ जिसमें आगे भविष्य में जल की भी समस्या नहीं हो। नहीं तो जल की भी बहुत बड़ी समस्या होगी, बहुत दोहन हो रहा, सब तो ट्यूबवेल से पानी दे रहे हैं। और हमारे यहाँ नर्मदा मैया है पास में, तो वहाँ उसका भी दोहन हो रहा है। नर्मदा जी नीचे जा रही है, रेत पूरी उठ रही है वहां से, तो वो जल का भी संरक्षण अपने को करना पड़ेगा। और ये जो आपने जो प्रस्ताव दिया है बहुत ही अच्छा प्रस्ताव है। इस प्रस्ताव को सदन से पास कर आप कलेक्टर महोदय से मिलें अपन और ये कार्य करें। जी हाँ जी जी, बहुत बहुत महत्वपूर्ण बात है आदरणीय अशोक पटेल साहब। और हमने ऐसा अनुभव किया है कि अभी पिछले वर्ष हमने कोई भी उसकी नरवाई नहीं जलाई थी, उसी को जमीन में जो है खेत में ही उसको मिला दिया, तो उससे उपज हुई और उससे नींदानाशक मतलब जो खरपतवार है वो भी नहीं उसमें पैदा हुआ। ये हमने देखा है और उसकी ग्रोथ जो है, पौधे की ग्रोथ भी अच्छी हुई है। एक तो ये लाभ है। दूसरा जो है भूसा बनाने का काम भी जो हम तो ये कहते हैं कि जो प्राकृतिक आपदा आती है, प्राकृतिक आपदा इसी कारण आती है, उसी कारण आएगी। किसानों की जब फसल हो जाएगी उसी से ओले गिरेंगे, उसी से आंधी तूफान आएगा और पानी बरसेगा तो फसल नष्ट हो जाएगी। और पिछले बार आपने देखा था हर एक स्कूल में मूंग माननीय शिवराज सिंह चौहान जी ने बंटवाई थी 15 किलो एक बच्चा को। सारी मालवा की मूंग जो है स्कूलों में बंटवाई थी, उसका अपन ने विरोध किया था, ट्वीट किया था और वो मूंग बंटवाना बंद करवा दी है। इसी प्रकार का इस जो है जो आग लगाने वाले किसान हैं इनके ऊपर भी हम कार्रवाई करने के लिए हम सब तैयार रहे। अपन इसको सोचेंगे, थोड़ा लेट हो गए हैं और अगर यही बात अगर 15 दिन पहले होती तो निश्चित आज परिवर्तन दिखता। लेकिन फिर भी अब जब से जाने आज मेहरा जी का जो चिंता है और जो विषय है वो बहुत जरूरी है। और आगे ये विषय बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये विषय बहुत पहले होना था। ये विषय बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत ज्यादा, हर विषय से महत्वपूर्ण विषय है। जी जी, तो और अन्य लोगों के भी अपन सुझाव ले लेते हैं और फिर जो है इस पर अपन आगे कार्रवाई जरूर करेंगे। जी ओम। जी ओम। जी जी बोले मोहनलाल गौर साहब। जी बड़ी अच्छी चर्चा चल रही है, बड़ा चिंतन बहुत बढ़िया है मेहरा जी का। और अशोक भैया ने भी जो बताया कि ग्राम पंचायत में उन्होंने अपने रोक लगा दी और व्यवस्था ऐसी दी है, तो बहुत अच्छा एक अपने प्रयास किया है। और आदरणीय मुनीलाल जी ने भी जो सुझाव दिया वो वाकई में बढ़िया है। मेरे मन में भी एक विचार आ रहा, मैंने लोगों से चर्चा की कि ये बताइए कि भूसा कितने में बनता है और कुछ लोग जो ऐसे हैं, बहुत कम लोग हैं जो स्टोरेज कर पाते हैं और उसको बेचते हैं। तो शायद शरद भैया को भी उसका भाव तो पता होगा। मुझे जो जानकारी लगी है कि 1800-2000 रुपए में ट्राली के हिसाब से बनता है और वो करीब करीब 4500 रुपए तक, 4000-4500 रुपए तक बिकता है सिर्फ स्टोरेज करके 4 महीने बाद। और वो सब सरकारी डेयरियों में ही मैक्सिमम जाता है, प्राइवेट जाता है। तो शासन से एक और हम निवेदन कर सकते हैं कि जो गौशाला के लिए पैसा करोड़ों रुपए खर्च कर रही है, उस गौशाला में ही खरीदी करवा दे भूसे की, गेहूं की जैसी, कि आपको ये देना है। और इतना हम ये करेंगे तो मेरे ख्याल से जो पेड़ पौधे के ऊपर जो करोड़ों रुपए अरबों रुपए खर्च कर रहे हैं, उस पेड़ पौधे भी बचेंगे और किसान को पता लगे। हम किसान की मजबूरी को भी तो समझें कि आग लगाने वाला 2 एकड़ 3 एकड़ 4 एकड़ वाला है, उसके पास रोटावेटर नहीं है। बाजू वाला 10 एकड़ वाले के पास रोटावेटर है, वो मूंग बो रहा है। वो 3 एकड़ वाला अगर आग नहीं लगाएगा तो उसकी मूंग नहीं बोएगी। हम किसान की समस्या को भी तो देखें। तो ये सब चीजें हैं, हम कार्रवाई के लिए कर सकते हैं। बुराई कहाँ तक लेंगे, वो भी सही बात है मेहरा जी की, क्योंकि बुराई लेना भी एक जगह बैठ के नहीं कर सकते, एक दिन नहीं है। तो कहने का मतलब है कि हम शासन से निवेदन करें कि इस प्रकार की कोई मुहिम चलाए। क्योंकि कुछ लोग हमारे एरिया में, हमारा गांव दत्वा साहब, वहाँ पे एक पिछले करीब 5-7 साल से ऊपर हो गए वो भूसे का काम करते हैं।
वो 150-200 ट्राली बनवा लेते हैं। एक व्यक्ति थे वो भी 150-200 बनवाते थे ये पवारखेड़ा में, परंतु वो कह रहे हैं मैंने 70 ही ट्राली बन पाई, मेरी कल बात हुई उनसे, क्योंकि सब आग लगा दी गई। अब वो कहते हैं ठीक है जितनी बन गई, क्योंकि उनके पास स्टोरेज की क्षमता है। तो ऐसे किसानों को अधिकृत कर दें जिनके पास स्टोरेज है, जिनके पास वेयर हाउस है, जिनके पास जगह है, तो शासन ऐसा काम भी करे। तो ऐसा हम सुझाव दे सकते हैं कि शासन खरीदी कर ले, क्योंकि डेयरियों के लिए तो वो खरीदते ही टेंडर के द्वारा और अधिक भाव में खरीदते हैं। जैसे पिछले बार आप आदरणीय मुन्नीलाल जी और शरद भैया भी उससे मतलब काफी उसमें ये डीपली गए थे। तो ऐसे गवर्नमेंट अनावश्यक रूप से टेंडर दे के ज्यादा पैसे में खरीदती है, उसकी बजाय तो किसानों को सीधा फायदा क्यों ना दे, ऐसा हम एक सुझाव दे सकते हैं। जी ओम। जी, बहुत सुंदर सुझाव आदरणीय मोहनलाल गौर साहब आपने दिया है। मैं आदरणीय डॉक्टर किशोर दुबे जी को आमंत्रित करता हूँ, वो अपनी बात रखें। धन्यवाद मुन्नीलाल जी, बहुत अच्छी चर्चा चल रही है, बहुत अच्छे सुझाव आ रहे हैं। एक बिंदु में जोड़ना चाहता हूँ कि आग लगाने की समस्या केवल एक दो जगह ही नहीं है, वो पराली जलाने की समस्या कितनी बड़ी है, पंजाब में और दिल्ली पर कितना असर होता है पूरे देश को पता है। तो इसमें वहां पे जो एक सोल्यूशन निकाला गया है कि जो किसान जलाएंगे नहीं उनको कुछ इंसेंटिव दिया जाता है, कि उनको कुछ लाभ पैसा दिया जाता है कि भाई आप जलाओ मत, तो आप यदि रोटावेटर या कुछ तरह के करोगे तो निश्चित रूप से आपको कुछ पैसा दिया जाएगा। ये एक प्रावधान हो सकता है। यदि लोगों को जैसा कि बाढ़ आती है तो बाढ़ से क्या किस तरह से खेती खराब हुई, ये हुई, तो वहां पे कि जो लोग जलाएंगे नहीं उनको रजिस्ट्रेशन में, जो जैसा मुन्नीलाल जी ने बोला, तो वैसा रजिस्ट्रेशन में कुछ रियायत दी जाए या उस समय उससे जोड़ा जाए और इस तरह से कुछ इंसेंटिव दिया जाए, कुछ पैसा यदि उनको दिया जाए। क्योंकि अभी भाई साहब ने जो बोला वो निश्चित रूप से सही समस्या है कि छोटे किसानों के पास में रोटावेटर नहीं है और वो यदि पूरा ये सब करते तो उनको ज्यादा खर्चा लगता है, तो वो खर्चा वो बचाना चाहते हैं, इसलिए माचिस की काड़ी लगा देते हैं। तो वो कम से कम उनको भाई 1 एकड़ 2 एकड़ के लिए जैसा भी होता है उसके लिए अनुपात ये दे दिया जाए कि हाँ भाई जैसा इसमें रोजगार हमी योजना में या मनरेगा में होता है कि भाई आप 3 एकड़ तक यदि जलाओगे नहीं तो आपको एक दिन का वेतन जैसा 500 रुपया कुछ भी ऐसा निर्धारित किया जाए कि आपको मिलेगा, आप मत जलाइए। और इसका यदि इंसेंटिव के रूप में यदि उनको दिया जाता है तो निश्चित रूप से कम 50% किसान तो भी निश्चित रूप से नहीं जलाएंगे और उनको यदि इस तरह से पैसा मिलता है तो वो आग जली जो है वो रुक जाएगी। एक बात। दूसरी बात, हमारे मेहरा जी ने जो कहा है कि बगल वाले ने जला दिया तो उससे अब वो व्यक्ति किस प्रकार का है उस पर निर्भर है। यदि वो बात मानने वाला नहीं है तो कंप्लेंट करना एक तरीका होता है, क्योंकि कंप्लेंट करना भी एक जन जागृति का मसला होता है। लेकिन यदि 10 बातें वो सुनने वाला है और एक बार किसी कारणवश या गलती हो गई जो भी है, इस तरह से अगर है तो हम किसी भी व्यक्ति के बारे में सिर्फ एक वक्त के आधार पे कोई निर्णय नहीं लेना चाहिए। ऐसी मेरी एक मानसिकता है कि किसी भी व्यक्ति के बारे में सोचते समय वो 10 बार हमारे साथ में कैसा बर्ताव किया इसके आधार पे बर्ताव होना चाहिए। अगर सही बर्ताव किया है तो उसको अंडरस्टैंड देके छोड़ देना चाहिए, क्योंकि कंप्लेंट और मसला ही करने से कोई बहुत चीज आती है ऐसी बात नहीं है। आपके पेड़ भी वापस नहीं आएंगे। हाँ, लेकिन सुनने ही वाला व्यक्ति नहीं है तो कंप्लेंट करने में भी हमने हिचकिचाना नहीं चाहिए, जरूर कर देनी चाहिए। वो भी एक उसके लिए मतलब लेसन होगा। बस यही मेरा प्रस्ताव है। धन्यवाद जी, धन्यवाद आदरणीय डॉक्टर साहब, आपने महत्वपूर्ण सुझाव दिए हैं। आदरणीय शरद वर्मा जी सादर आमंत्रित हैं, आप अपना मार्गदर्शन अनुभव शेयर करें। सदन को कोटि कोटि प्रणाम। ये बहुत महत्वपूर्ण चर्चा चल रही है और इस मुहिम में हम काफी दिन से लगे हुए हैं, सालों से। और आज हमें बड़ी खुशी होती है कि हमारा जो ग्राम सोमलवाड़ा घाटली है वहां पर एक खेत में भी आग नहीं लगी। और हमेशा हमारे गांव को माननीय कलेक्टर महोदय ने सम्मानित किया है। ये हमारे गांव की बड़ी खूबी है। और हमारे गांव में बचाने का जो साधन किया वो मैं बताना चाहता हूँ कि हमारे को प्रशासन ने मदद करी।
वो कैसे करी कि हमारे यहाँ जो हिस्टा पर भूसा मशीन होती है, हमने माननीय डीडी जितेंद्र सिंह साहब थे, उस समय हमने कहा साहब हमारे यहाँ 100 मशीनों की जरूरत है जो हिस्टा सब्सिडी पे दिलवा दो, तो हमारे यहाँ ये सारी भूसे की समस्या खत्म हो जाए। उन्होंने साहब 90 मशीनें हमारे यहाँ हिस्टा पर सब्सिडी पे दिलवाई, और हर गांव में हमारे यहाँ जितने भी हमारे यहाँ लगभग जो है 52 गांव हैं यहाँ पे आसपास, तो इन गांव में लगभग हर गांव में हमारे पास आसपास लगभग 8 से 10 मशीन एक गांव में है। अगर हार्वेस्टर आज भूसा काटता है, आज गेहूं कटता है, तो दूसरे दिन ही वो 200 रुपए एकड़ में वो खेत बिक जाता है हमारे। और इतना कंपटीशन है, अगर 200 रुपए वाले ने नहीं बनाया तो दूसरा 250 में बना ले जाता है। और भूसे का स्टोरेज बहुत अच्छा है। हम लोगों ने यहाँ पे हमेशा लड़ाई लड़ी है, मुन्नीलाल सर जी ने भी यहाँ भूसे के लिए लड़ाई लड़ी कि बाहर वाले हमारे यहाँ पे जो डेयरी फार्म है, वो बाहर वाले बहुत महंगा भूसा डाल जाते थे 9 रुपए किलो में। तो हमने पिछली बार लड़ाई लड़ी, विधानसभा क्वेश्चन डॉक्टर साहब ने लड़ा, और उसमें फिर वापस स्थानीय लोगों से लिया गया, और आज वहां पे फिर से 5.5 रुपए किलो में 550 रुपए कुंटल में भूसा लिया जा रहा है। और हमारे यहाँ जो ट्रॉली हो रही है वो लगभग 4000 की ट्रॉली बन रही है। तो यहाँ के किसान इतने फुर्ती से भूसा बना के दे रहे हैं कि लगभग 2 ट्रॉली भूसा बन रहा है, और 8000 रुपए एकड़ का भूसा उनका 1 एकड़ में बन जा रहा है। जो गेहूं की लागत है वो तक निकल जा रही है। ये बहुत अच्छा है, और ये काम हमें प्रशासन की मदद से हमारा काम हुआ। अभी हमने पिछले वर्ष 2 सालों से हम जो हमारी ग्राम सभा है, हम लोगों ने उठाया कि साहब यहाँ पानी हमारे ट्यूबवेलों का नीचे जा रहा है। तो हमने माननीय प्रधानमंत्री जी की कई बार लेटर लिखे कि साहब हमें यहाँ पानी जा रहा है, अगर ये नहर से हमारे यहाँ सिंचाई का प्रबंध हो जावे तो ये हम लोगों को ट्यूबवेल नहीं खोलना। इस बार 200 करोड़ की योजना हमारे यहाँ माननीय मोदी जी ने दी, और माननीय मुख्यमंत्री यादव जी ने इसका शुभारंभ किया। हमारे यहाँ 1500 HP की मोटर लग रही है, और पूरा गांव हमारे यहाँ जिस प्रकार नल जल योजना गांव में है, वैसे हमारे खेतों में नल जल योजना लग रही है। और सब खेतों में बॉल सिस्टम से हर 2.5 एकड़ पे एक बॉल रहेगा, जिससे पूरे स्प्रिंकलर से पानी पिएगा। वो हम लोगों ने किया है, जो कि हमें जैसे अशोक भैया कह रहे थे कि पानी आगे चल के कम होगा, तो वो चीज हमें लगी और हम लोगों ने कराई। हमारे यहाँ पे जो है करीब 800 mm का पाइप और 315 mm के पाइप पूरे लग रहे हैं, और लाइन खुदना चालू हो गई है। कल मेरे खेत में भी पाइपलाइन डली भारत सरकार की, और पूरे काफी हमारे एरिया में यहाँ पे जितने भी गांव जो थे जिनमें ट्यूबवेल थे, सारे गांव में ये मोटरों से पानी जाएगा। और हम लोगों की ये पानी की एक समस्या है, और फिर से हम लोगों को जो ट्यूबवेल कुएं हमारे सारे जीवित हो जाएंगे, क्योंकि नीचे से पानी निकालने का कारण नहीं रहेगा। प्रशासन की योजनाएं बहुत अच्छी हैं, बस उन्हें कैसे लागू करना वो मेन है। कैसे ग्राम पंचायतों से चीजों को उठाना, स्थानीय नेताओं से कैसे काम कराना, ये आपको कराना पड़ेगा। ना ही नेता करेगा ना कोई करेगा, आपको पकड़ के करना पड़ेगा। हम बताएं, हमारे यहाँ पुलिया नहीं बन रही थी तो हमारे गांव ने वोट नहीं डाली। 1500 वोटर का गांव है, एक भी वोट नहीं डली हमारे गांव में, और फिर उनको पुलिया रातों रात बनानी पड़ी। तो मुन्नीलाल सर जी ने देखा है यहाँ का, हमारे यहाँ की जो यूनिटी है किसान की वो बहुत तगड़ी है, और आपस में किसानों को जागरूक करना पड़ेगा आपको। मुन्नीलाल सर का ये बहुत सही है कि मूंग खरीदी बंद होना चाहिए, वो भी बहुत अच्छा है। और ये स्टोरेज जैसे वेयर हाउस मिलते हैं, ML गौर साहब कह रहे थे, ऐसे ही इसमें भी अपने को छोटी छोटी गोडाउन किसानों को शासन द्वारा मिलना चाहिए। इस बार हमने लगाया कि हमारे यहाँ कम से कम 100 गोडाउन की आवश्यकता है, और हम लोगों को ये 100 गोडाउन हमारे गांव में आसपास मिले, जिससे हम लोग भूसा स्टोर कर सकें। और हमने इसको जिला पंचायत के माध्यम से प्रशासन को इसको भेज भी दिया है कि हमारे यहाँ इतनी अगर गोडाउन हो जाएगी तो हम लोग भूसा हमारे किसान लोग स्टोर कर पाएंगे। और जो भूसा हम लोग आज 5 रुपए बेच रहे हैं, वो हम लोग 7 रुपए तक भूसे को बेच सकते हैं। तो प्रशासन में निरंतर आप जुड़े रहें, और शासन की जो योजनाएं हैं, अभी ये 200 करोड़ की जो योजना आई बहुत तगड़ी योजना है,
दो 1500 HP की मोटरें यहाँ पे लग रही हैं और काफी अच्छा काम यहाँ पे प्रशासन चला रहा है। तो शासन, प्रशासन, जनता की जागरूकता और किसान की अवेयरनेस, इतनी चीजें मिलके इस आग को रोक सकती हैं। आज हमारे यहाँ बड़ी खुशी होती है कि 1 भी एकड़ में हमारे यहाँ आग नहीं लगी और सभी की मूंग हमारे यहाँ बोनी चल रही है बहुत तेजी से, और ये 3-4 दिन के अंदर सारी सोइंग हमारे यहाँ मूंग की हो जाएगी। आज भी हमने देखा कि पांजरा साइड आज भी आग लग रही है, जहाँ एक भीषण दुर्घटना हुई थी। वो गांव में भी लोग अपने आप को रोक नहीं पा रहे हैं और आज माचिस की मदद ले रहे हैं। ऐसा प्रशासन को इसमें भारी दूसरी सब्सिडियां रोकते हुए हिस्सा रिपर में सब्सिडी बढ़ावे, गोडाउन किसानों को देवे, जब ये सारी चीजें, ये आग वगैरह रुक सकती हैं। और खरीदी वगैरह पे भी रोक लगावे, मूंग पे खरीदी पे रोक लगावे, गेहूं की खरीदी पे अभी रोक लगाए, जिन जिनका प्रशिक्षण करवाए कि भाई किनके खेत में लगी है उनका गेहूं भी ना खरीदा जाए। इससे कम से कम किसानों को ये सुधरने का मौका मिलेगा। जी ओम, प्रणाम। बहुत ही सारगर्भित और महत्वपूर्ण मार्गदर्शन आदरणीय सत ब्रह्मा जी, चूंकि उस क्षेत्र में लगातार कार्य कर रहे हैं। आप हमेशा किसान के हित में खड़े रहते हैं और आप जब कोई बात करते हैं तो वो बात करते हैं जो ऊपर तक जाती है। यह बात बिल्कुल सही है और आप जो लगातार संघर्ष कर रहे हैं उसका परिणाम देखा है, बिल्कुल प्रत्यक्ष हमने जाके खेत पर देखा स्वयं है। आदरणीय सत ब्रह्मा जी ने 9.5 रुपए किलो भूसा कोई व्यापारी, बाहर का व्यापारी यहाँ इटारसी में देने लगा था और वो टेंडर प्रक्रिया हुई थी, सारी चीजें हुई थी, उसको भी निरस्त करवाया। सिर्फ मात्र जो है एक ही बार उसका खरीद पाई सरकार, प्रशासन और ये भ्रष्ट अधिकारी, और उसको करवा के किसानों का पुनः भूसा खरीदवाया। ये जो है लड़ाई आदरणीय सत ब्रह्मा जी किसानों की लड़ते हैं, जो आप लगातार जनहित में आप काम करते हैं, चाहे वो कोई भी प्रकरण हो। आपने जो महत्वपूर्ण सुझाव दिए हैं, एक तो जो सरकार की योजनाएं जो किसानों को पानी दे रही है खेत में, इसमें भी जिनके किसानों के खेत में ये नल पाइपलाइन डल रही है उनसे भी संकल्प भराया जाए सरकार ले कि अगर हम जो है नरवाई जलाते हैं तो हमारा इससे जो है वंचित कर दिया जाए या टैक्स लिया जाए या जो भी चीजें हैं। इसमें बहुत महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा होना चाहिए, एक प्रशासन के साथ बैठक होना चाहिए और उसके वाकई में गेहूं और मूंग की खरीदी के स्टेशन निरस्त हो जाए तो ये नरवाई जलना बंद हो जाएगी। और जो आपने खरीदी की बात की है कि भूसा जो है हर गांव में 10-10 जो है भूसा बनाने की मशीनें किसानों को दी जाए। और एक महत्वपूर्ण जो सुझाव है आपका कि हर गांव में भूसा भंडारण, हम अगर किसान को छोटा छोटा भंडारण हर किसान को दें तो इससे जो है नरवाई जलाना बंद हो जाएगी। ये उपाय अवश्य सरकार करे ताकि जो है हमारे जो जीव जंतु हैं और जीव मानव हैं और ये प्रदूषण है वो बंद हो जाएगा। आदरणीय बने सिंह आर जी, आप अपना सुझाव दें और 8 बजे के बाद हैंड रेस ना करें और इसके पहले ही कर दें तो आप सबका सुझाव ले लेंगे। 8 बजे बंद करेंगे क्लास। जी ओम। जी प्रणाम सभी महानुभावों को। शरद भैया और ये सभी लोग जैसे आपके क्षेत्र में जो मूंग लगाते हैं तो 1 एकड़ में कितने किलो बीज लगता है? विषय बदल 10 किलो। हमेशा बने सिंह जी, हमेशा बने सिंह आर जी ने विषय बदला है। प्लीज हमारा निवेदन है, प्रार्थना जी सुनिए, आप थोड़ा सा 10 किलो के लगभग अगर बीज लगता है तो हाथ से चुपाई करने वाली एक मशीन आती है, वो 1-1 दाना या 2-2 दाना डालती है। तो उससे क्या होता है, किसान को छोटी मशीन 1000-1200 रुपए में मिल जाती है। तो किसान यदि उस मशीन से एक व्यक्ति आराम से 1 एकड़ का बीज आराम से वो लगा लेता है तो जो आग जलाने वाली जो समस्या कि हम कचरा साफ करें जिसके बाद में खेत में सीढ़ी चलाते हैं, तो उस मशीन से अपन अगर बिजाई करने का शुभारंभ करें तो आग जलाने की समस्या 1% तो वहां से रुक जाती है। दूसरा विषय ये है कि किसान को हम प्रेरित करें कि स्प्रिंकलर से या रेन गन से सिंचाई का उसको प्रेरित करें हम लोग, तो उससे क्या होगा कि वो जो कचरा है गेहूं का, पराली का जो भी है वो मल्चिंग में काम आएगा। तीसरा विषय ये जो भंडारण की जो आप बात कर रहे हैं, तो 1000, 5000 या 10,000 के बीच में बहुत अच्छा भंडारण भूसा का बन जाता है। वो बांस की बल्लियों से आर्द्रता मंडप मेरे गांव में प्रत्येक किसान वही बना रहे अब, और हम सब लोगों ने उनको प्रेरित किया है। तो भंडारण में समस्या हम सरकार से मांग करेंगे, सरकार की योजना आएगी जब तक कैसे क्या करेंगे। तो छोटे छोटे किसान भंडारण करेगा तो उससे क्या होगा कि जब उसको भाव मिलेगा, जब बेच देगा, बांस की बलिया लगाई, उसमें भूसा भर दिया, ऊपर से त्रिपाल डाल दिया, बस वो 1 साल स्टोरेज रहे, 2 साल रहे। तो ऐसे छोटे छोटे बिंदु पर हम जब कार्य करेंगे तो हमको बहुत बड़ी सफलता उससे मिलेगी, क्योंकि उसके साथ हम छोटे किसान को भी साथ ले सकते हैं
बड़े किसान को भी साथ ले सकते हैं। ऐसा मेरा सर जोड़ा विनम्र सुझाव है, निवेदन है। जी जी और सुंदर सुझाव आपका, परंतु यहाँ बहुत बड़े किसान हैं जो लगाते हैं। अब मैं आमंत्रित करता हूँ आदरणीय अशोक पटेल जी को। अशोक पटेल जी भी ये हमारे यहाँ की समस्या कुछ अलग है। यहाँ किसान वो जो आप बोल रहे हैं वो नहीं, यहाँ तो इतनी स्पीड से काम होता है कि जैसे नहर छूटी और बिल्कुल पानी उनको देना ही है बिल्कुल फटाक से। तो और जब इसमें थोड़ी अलग अलग चीजें, वो 10 किलो नहीं है तो स्पीड से काम होता है। 24 घंटे में तो पूरा खेल ही कर देता आदमी पूरा पूरा। तो मेरा तो जो जो आग लगाने वाले से इनसे निवेदन है कि कहीं मान लो तुमको ज्यादा ही जल्दी आग भी लगाना है तो आजू बाजू तुम बखर के तुम्हारी खेत की आग लगाओ। तुम दुनिया की में आग क्यों लगा रहे हो? वो बहुत बड़ा कृत्य करते हैं कि आग को लगा के सूनी छोड़ देते हैं और फिर वो आग सब दूर फैल जाती है। और ये भूसे की जो एक चीज हो रही है, ये एक बहुत अच्छा विषय है। और मेरा तो खैर अब तो निकल गया। अगली साल अपन जनवरी से इस योजना पे काम करेंगे और ये एक बहुत अच्छा शासन और प्रशासन में अपन एक ऐसी व्यवस्था बन सकती है कि जिसमें नलवाई में बिल्कुल आग नहीं लगेगी। अभी तो ये जो कर रहे हैं इनको करने तो और थोड़े दिन बचे हैं, क्योंकि 2-4-5 दिन बाद तो बोनी हो जाएगी पूरे किसानों की हमारे यहाँ। तो आदरणीय मुन्नीलाल जी और जो पूरी टीम जो अपनी योगाहार की है, ये अगली साल के लिए शासन प्रशासन के लिए बहुत अच्छा प्रस्ताव मुख्यमंत्री तक इस पे जाए। ये छोटी मोटी समस्या नहीं, इससे गौ माता भी जुड़ी है, पर्यावरण भी जुड़ा है, पेड़ पौधे भी जुड़े हैं, जल संरक्षण जुड़ा है, किसानों की आय भी जुड़ी है। ये अपन ऐसा एक प्रस्ताव बना के दें जिसमें इसमें जो भूसे की समस्या हल होती है तो किसानों की आय भी बढ़ेगी। और ये गौशाला खुल रही है जगह जगह, गांव में बहुत सी जगह, तो ये गौशाला को भी तो भूसा चाहिए। मनरेगा में बहुत सा पैसा है, ये किसानों का भूसा उससे खरीद ले तो वो निश्चित रूप से, जैसे शरद भैया ने जैसे बताया कि भाई हमारे यहाँ भूसा बिकता है तो किसान को आय होगी तो निश्चित रूप से वो आग भी नहीं लगाएगा। हम भी क्या करते हैं, हमारे पास भी स्टरी पर ये है तो हम पूरे गांव का पूरा भूसा बना के दे देते हैं, पूरे गांव वालों को, जितने भी क्षेत्र के सबको भूसा बना के दे देते हैं। और पैसे वो साल भर में जब उनके पास पैसे आए जब देते हैं। और कुछ मशीनें और दिलवा दी गाँव में, तो हमारे यहाँ तो स्पीड से ये काम हो जाता है पूरा। लेकिन सब दूर ये नहीं हो पाता क्योंकि उतनी दम होना आदमी में है सब चीज की। उनको तो एक माचिस दिखती है, 50 पैसे की एक माचिस, आग लगा दी। लेकिन आग भी लगाओ तो तुम्हारी खेत की लगाओ ना, तुम पेड़ पौधे क्यों जगा रहे हो? उसका भी एक नियम होता है। आजू बाजू आप अगर बखर लेते हो खेत को व्यवस्थित और कुछ लोग खड़े हैं तो अपने खेत के भीतर भीतर की आप आग लगाओ। अब आग लगा के सूनी छोड़ दी तो जो बागुड़ बेला पेड़ पौधे जीव जंतु और आसपास की पूरी जमीन जला देते हैं, वो हरकत बहुत गलत है। तो उसके लिए अपने को एक बहुत अच्छी मुहिम सब मिलके और चलानी चाहिए। और मेरी आत्मा में पूर्ण विश्वास है कि अपन अगर ये मुहिम अगर व्यवस्थित रूप से पूरा प्रस्ताव कलेक्टर और कमिश्नर को देते हैं और उसका सुझाव देते हैं, जैसे ये बहुत अच्छे अच्छे सुझाव शरद भैया ने जो भी सुझाव दिए, तो ये सुझावों पे अगर अमल होता तो निश्चित रूप से अपनी योगाहार की एक बहुत बड़ी उसमें सफलता हो सकती है। जी ओम, धन्यवाद। बहुत बहुत महत्वपूर्ण सुझाव आदरणीय अशोक पटेल जी। और मुझे लगता है कि निश्चित अपन सफल होंगे। और इस उम्मीद के साथ कि योगाहार का पहला जो है आंदोलन, पहले गतिविधि योगाहार को रजिस्टर्ड होकर के एक टेस्ट के रूप में इसका पंजीयन होकर के पहला एक्टिविटी हो नरवाई न जलाने का कारण। और मैं सीधे जाता हूं आदरणीय पवन कुमार जी के पास, पतंजलि पीठ हरिद्वार, वो आए और हम सबको इस पर अपना मार्गदर्शन प्रदान करने का कष्ट करें। आदरणीय पवन कुमार जी। जी धन्यवाद। आज के मुख्य वक्ता और आज का बिंदु जो प्रश्न जो पीड़ा हमने एक्सपीरियंस की मेहरा जी के, उसके प्रति मेरी सबसे पहले बहुत संवेदना है। संवेदना इसलिए भी है कि उन्होंने पृथ्वी के सभी प्राणियों के बारे में जो चिंतन किया, उसको उसकी पीड़ा को समझा। अब उसके ऊपर कार्य करने की आवश्यकता है। बहुत सारे समुचित विचार आ गए हैं। और मैंने भी जब पूर्व में जंगल के उसमें कार्य किया तो एक बहुत बड़ी समस्या पर्वतीय क्षेत्रों में जंगलों में आग की थी, आज भी है। लेकिन इसमें मेरा ये मानना है कि जब हम कोई भी कार्य करते हैं तो उसके सभी पहलुओं को समझना बहुत जरूरी है। और सभी पहलुओं की मतलब यह है कि मानसिकता को समझना बहुत जरूरी है जो कि उस जगह पर प्रचलित है। और इस विषय पर भी हमने बातचीत की है और मेरा 2-3 विषयों पर इसमें सुझाव है। और यह भी सुझाव है कि इस विषय को और ज्यादा गंभीरता से कि ठोस रूप से हमें क्या करना चाहिए, जरूरत पड़े तो इसके लिए अलग से भी हम वेबिनार के माध्यम से, मीटिंग के माध्यम से और
करने वाले बिंदुओं पर और ज्यादा विचार कर लें पॉइंट वाइज, और उसके आधार पर आगे कार्य करें। लेकिन मेरे त्वरित विचार यह है कि जो मौके पर जो स्थिति है उस स्थिति को मेहरा जी समझ रहे हैं, लेकिन हमारे नर्मदापुरम के अन्य साथी जिनके पास भी समय हो वो भी जा करके इस चीज को समझने का प्रयास करें कि ये कैसे हुआ है और ये क्या हर साल ऐसा ही होते आ रहा है। उन्होंने बताया वैसे कि बहुत विकराल स्थिति हो रही है, सब जगह यही स्थिति हो रही है। तो समस्या यह है कि हमारी मानसिक स्थिति में हम मानसिकता, उसके बारे में भी चर्चा हुई है कि मानसिकता यह है कि तुरंत कटाई होनी है और उसके बाद उसको एक समाधान के रूप में माचिस का दिख रहा है। लेकिन वो मानसिकता जो हमारी है उसमें जो संबंधित व्यक्ति हैं उसमें सामूहिक रूप से उनसे मिलने का और बातचीत करने का भी प्रयास किया जाए यदि संभव हो। यह नहीं लगना चाहिए कि रमेश चंद मेहरा जी अकेले ही लड़ाई कर रहे हैं। यह एहसास अगले व्यक्ति को होना चाहिए कि मेहरा जी अकेले नहीं है, उनके साथ तो पीछे लोग हैं और पता नहीं कितने लोग और भी हैं। तो ये एक पहला कदम हो सकता है कि क्योंकि आपके खेत अगर अगल बगल में है तो यह भी निश्चित है कि एकदम से हम लड़ाई नहीं ले सकते हैं, नहीं लेनी चाहिए। लेकिन उस मानसिकता को समझते हुए अपनी बात हमें जरूर कहनी चाहिए। बात कहने से रोकने से कोई हमें नहीं रोक रहा है। तो यदि संभव हुआ तो हमारे इसी योगाहार के सदस्य संबंधित व्यक्ति या व्यक्तियों के साथ बातचीत करके संवाद करके उनसे आग्रह पूर्वक इस तरह की चीजों को समझाने का प्रयास कर सकते हैं शांतिपूर्वक तरीके से। और यह चेष्टा कर सकते हैं कि आने वाले भविष्य में ऐसा अगर करते हैं तो उसका नुकसान सभी को होता है। इस तरह से बातचीत करके संवाद एक पहला चरण। दूसरा जो चरण है वो जो बात हमारे सभी साथियों ने कही है और अपने अनुभव शेयर किए हैं वो ये है कि ये समस्या सामूहिक है, ये व्यक्तिगत समस्या नहीं है। इसको हम सबको समझना बहुत जरूरी है। तो जब ये समस्या को हम एक सामूहिक समस्या के रूप में समझते हैं तो जाहिर है इसका सामूहिक निदान ही निकल सकता है। जैसा कि कुछ उदाहरण भी आए हैं, मेरा उन सब चीजों के साथ जोड़ते हुए यह सुझाव है कि जो आपकी पंचायत है जहाँ पर पंचायत स्तर पर या सामूहिक स्तर पर यह कार्य हो रहा है, क्या ये संभव है कि पंचायत स्तर पर एक प्रस्ताव, ग्राम पंचायत के स्तर पर एक प्रस्ताव पारित किया जाए अलग अलग जगह पर, अलग अलग स्थानों से, नर्मदापुरम जिले के ही अलग अलग पंचायतों के माध्यम से ग्राम पंचायत में लिखित रूप में यह प्रस्ताव पारित किया जाए कि ये जो भी अब सुझाव उसमें आते हैं, बहुत सारे सुझाव आ गए हैं कि हम खरीदारी नहीं करेंगे, हम वंचित करेंगे, हम ऐसा करेंगे। तो समस्या को कर देखते हुए और उसके ऊपर अपना एक समुचित प्रस्ताव बनाते हुए कि हमारी इसके पीछे क्या सोच है, और ये सारे सामूहिक प्रस्ताव जितने भी बनते हैं, 1 2 3 4 जितने भी बने, उन सबको सामूहिक रूप से अपने कलेक्टर महोदया के पास के माध्यम से या अपने जनप्रतिनिधियों के माध्यम से इसको एक स्थायी रूप में देते हुए इसके ऊपर आवश्यक नियम बनाने के लिए मध्य प्रदेश सरकार को, शासन को उचित जो है रूप से प्रेषित किया जा सकता है। ऐसा जब हम करेंगे तो ये जो कार्य होता है ये बॉटम अप हो जाएगा, जमीनी स्तर से निकला हुआ कार्य हो जाएगा। और यही आंदोलन की बात हो रही है तो ये आंदोलन केवल उससे नहीं निकलेंगे, ये आंदोलन प्रस्ताव के रूप में निकलेंगे, जन सहभागिता से निकलेंगे। तो ऐसा कुछ विचार मन में आ रहे हैं कि तो इसकी अब भाषा क्या होगी, इसका प्रारूप क्या होगा, इसको बनाने के लिए काफी सोच समझ के ये प्रस्ताव पारित करते हुए और इसकी निरीक्षण की हमारी व्यवस्था क्या होनी चाहिए, क्योंकि कहते हैं कि एक मछली सारे तालाब को गंदा करती है। लेकिन ये अब आज की तारीख में मैं इसलिए कह रहा हूँ कि निगरानी की व्यवस्था बहुत महत्वपूर्ण है कि आजकल सैटेलाइट के माध्यम से, अन्य माध्यमों से कहीं भी कोई ऐसी घटना होती है तो उसके बारे में सारी जानकारी मिल जाती है। तो सरकार के साथ यह भी अनुरोध करना है, या सरकार के जिला स्तर पर या जो भी हमारा स्तर है, कि ऐसी संस्थाओं को चिन्हित करें जो सैटेलाइट के माध्यम से किसी भी खेत में आग लगी उसकी सूचना हमारे पास मिल गई तो किसी के पास कहने का यह नहीं होगा कि पटवारी ने निरीक्षण किया, मैंने पटवारी को 100 रुपए दिए और कहा कि मेरे वहां आग नहीं लगी है। या इस तरह की जो व्यवस्थाएं जो कि मानव आधारित होती हैं
और जिसमें गड़बड़ी की समस्या होती है। तो मैं सैटेलाइट का उपयोग इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि अब ये तकनीक के रूप में काफी लोग इसका उपयोग करने लग गए हैं, संस्थान उपयोग करने लग गए हैं। तो क्यों नहीं निगरानी के दृष्टिकोण से इसका अगर ऐसी मेरे पास जानकारी आएगी, मेरे पास जानकारी है, मैं लोगों से बातचीत करूंगा तो उनकी क्या व्यवस्थाएं होती हैं, एक दिन जरूरत पड़े तो उनको भी बुला करके उनकी बात भी सुन लेते हैं कि वो कैसे खेत में लगी हुई आग की निगरानी सैटेलाइट के माध्यम से करते हैं और जो पूर्ण रूप से निष्पक्ष होती है, किसी को कुछ कहने की जरूरत ही नहीं है, वो वहां पर स्पष्ट रूप से सारा दिखाई देता है। तो ऐसे ही कुछ व्यवस्थाओं के ऊपर मुझे लगता है कि हमें बातचीत करते हुए आगे की रणनीति बनानी चाहिए और ये एक निश्चित रूप से एक मॉडल के रूप में विकसित हो सकता है कि एक जन आधारित मॉडल, एक लोगों का लोक आधारित मॉडल, जिसमें कि हम सभी चीजों को एक समग्र रूप से देख रहे हैं, सभी चीजों को समग्र रूप से उसको टैकल करने का प्रयास कर रहे हैं और इसका जो फायदा है या उसका जो है वो कहीं ना कहीं एक पर्यावरण को, पृथ्वी को, मिट्टी को, मानव को सभी तरह से उसका प्रभाव देखने को मिलेगा। ये कुछ त्वरित सुझाव है और ये काम जन सहभागिता के जो भी कार्य हैं, अगर कोई लोग ठान लेते हैं तो निश्चित रूप से उसका एक प्रभाव तुरंत देखने को मिलता है और जो चीजें जन आधारित होती हैं वो उसका मुकाबला किसी भी सरकारी व्यवस्था से, किसी अन्य चीज से नहीं हो सकता है, ऐसा मेरा मानना है। मैंने इसको अनुभव भी किया है और इस तरह से हम लोग विचार करें, यह मेरा निवेदन है। जी धन्यवाद, नमस्कार। ये बहुत सुंदर मार्गदर्शन और जो सुझाव सैटेलाइट से निगरानी का महत्वपूर्ण सुझाव और संवाद व्यक्तिगत और